सॉरी दोबारा जारी रखता हूँ वहीं से। तो वेयर हाउस से मुराद है कि आप किस तरह से वेयर हाउस को मैनेज करते हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, किस जगह पे रखना है, आपके जो रॉ मटेरियल है उसका कितना पोर्शन होगा, किस जगह पे होगा, जो केमिकल है वो सेपरेट किसी पोर्शन में होंगे, जो हैज़र्डस चीज़ें होंगी उनके लिए सेपरेट एक पोर्शन डिक्लेयर किया जाएगा और उसकी उस हिसाब से केयर की जाएगी कि इन हैज़र्डस चीज़ों को हमने किस तरह से सेफ्टी के लेवल के अंदर रखना है। तो इस तरह की जो मैनेजमेंट होगी उसको वेयर हाउस मैनेजमेंट कहा जाएगा, यानी कि वेयर हाउस को मैनेज करना कि वेयर हाउस होना कैसे चाहिए, जैसे उसकी सफाई सुथराई कब होनी चाहिए, कितनी दफ़ा होनी चाहिए, उसकी जो एक्सपायर्ड चीज़ें हैं उसको कितने अरसे के बाद स्टॉक आउट कर देना चाहिए, ये किसी स्क्रैप में सेल कर देना चाहिए, और वेयर हाउस कितना हवादार होना चाहिए, क्या इसकी ज़रूरत है तो कितना होना चाहिए, वेंटिलेशन किस टाइप की होनी चाहिए, इन आउट गेट कैसे होने चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग का सिस्टम कैसे होना चाहिए ताकि कोई इंजरी ना हो, कोई हादसा ना हो, लोग सेफ़ रहें, आपके इक्विपमेंट सेफ़ रहें। तो ये सारा कुछ जो है ये वेयर हाउस मैनेजमेंट है कि आपने वेयर हाउस को कैसे मैनेज करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ सेपरेट टॉपिक एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट इज़ सेपरेट। तो इस तरह से ये वेयर हाउस मैनेजमेंट के बाद आ गया व्हाट इज़ मटीरियल मैनेजमेंट। Material management is a part of the supply chain. It covers the handling, storage, inspection and issuing of raw material components and finished goods. अब मटेरियल मैनेजमेंट से मुराद है कि आपने वो जो मटेरियल आ रहे हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है। वेयर हाउस मैनेजमेंट एक ओवरऑल टॉपिक था कि पूरी बिल्डिंग जो भी आपका वेयर हाउस है उस बिल्डिंग को आपने किस तरह से मैनेज करना है, किस जगह पे एंट्रेंस होगी, किस जगह पे इमरजेंसी होगी, किस जगह पे शेल्फ लगेंगे और कौन सी जगह हैज़र्डस केमिकल के लिए है, कौन सी नॉर्मल केमिकल के लिए है, कौन सी रॉ मटेरियल के लिए है, किस जगह ऑफिस होगा, किस जगह पे लोडिंग अनलोडिंग डेक होंगे, किस जगह पे स्टॉक बैठेगा, किस जगह सेशंस की जाएगी। तो ये पूरी बिल्डिंग का लेआउट जो होगा उसको वेयर हाउस कहा जाएगा। लेकिन रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, तो मटेरियल मैनेजमेंट से मुराद है वो सब चीज़ें जो उस वेयर हाउस के अंदर इन हो रही हैं, आउट हो रही हैं, उनको आप किस तरह से मैनेज करेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट इज़ पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। इट कवर द हैंडलिंग कि मटेरियल को हैंडल कैसे करना है, जैसे कि डेंजरस केमिकल को आपने किस तरह से हैंडल करना है। उसके लिए आपको कोई फ्यूम मास्क चाहिए, कोई गॉगल चाहिए, कोई ग्लव्स चाहिए, सेफ्टी बूट चाहिए, कुछ और जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जिनको पीपीई कहा जाता है वो उनकी ज़रूरत है। तो जो भी आपको पीपीई चाहिए उसका नॉलेज होना चाहिए कि इन आइटम के लिए ये पीपीई चाहिए या इन आइटम के लिए इस तरह के इक्विपमेंट मशीनरी चाहिए जो कि उन चीज़ों को हैंडल कर सके। जैसे कि आपको कोई लिफ्टर चाहिए, आपको कोई क्रेन चाहिए, आपको कोई पैलेट चाहिए। तो ये सब चीज़ें मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उसके मतलब है कि आपने चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। कि अगर कोई 200 लीटर का ड्रम आया तो उसको आपने लोडिंग अनलोडिंग कैसे करनी है, उसको आपने मूव कैसे करना है आगे उसकी शेल्फ तक, उसको रखना किस जगह है। तो ये सारा मटेरियल के रिलेटेड चीज़ें हैं। और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको आपके सप्लायर जो मटेरियल आपको सप्लाई कर रहे होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हर मटेरियल के साथ एक मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होता है जिसमें उस मटेरियल की स्टोरेज, हैंडलिंग, उसकी एनवायरनमेंट किस में उसको रखना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। ये 3-4 पेजेस का एक डाटा शीट होता है जिसको MSDS या मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट कहते हैं। तो उसमें ये सब चीज़ें जो स्टोर के रिलेटेड होती हैं कि इस मटेरियल को आपने हैंडल कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, तो इसके मतलब होती हैं। इसके हैज़र्डस क्या हैं, इससे इंजरीज़ क्या हो सकती हैं, इससे और अगर हो जाए तो फिर उसको आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। अगर इंजरी होती है, आंखों में चला जाए तो ये करें, हाथों को लग जाए तो ये करें। तो ये सब चीज़ें
MSDS के अंदर लिखी होती हैं, और स्टोर वालों को उस मटेरियल को हैंडल करने से पहले उसका MSDS ज़रूर देखना चाहिए कि हमने इस मटेरियल को हैंडल कैसे करना है। उसके बाद स्टोरेज है मटेरियल मैनेजमेंट की, कि मटेरियल मैनेजमेंट में एक तो हैंडलिंग आ गई, उसके बाद उसकी स्टोरेज आ गई। वही कि आपने इसको, क्या ये नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ें हैं, क्या ये सेंसिटिव टेम्परेचर की चीज़ें हैं, यानी पेरिशेबल हैं या नहीं, नॉन पेरिशेबल हैं, या नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप इसको रख सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें जो भी उसके स्टोरेज के रिलेटेड होती हैं वो मटेरियल मैनेजमेंट में आएंगी, और ये भी MSDS में होती हैं, या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और उसके लेबल के ऊपर भी ये चीज़ें लिखी होती हैं। फिर उसकी इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन दो तरह से हो सकती है। नॉर्मली तो क्वालिटी कंट्रोल वाले कर रहे थे, जब भी कोई चीज़ें मटेरियल आते हैं स्टोर में तो स्टोर वाले क्वालिटी कंट्रोल को इनवाइट करते हैं कि ये मटेरियल आया तो आप इसको चेक करें, तो वो उसको चेक कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे जनरल आइटम्स होते हैं उसको स्टोर वाले खुद भी चेक कर रहे होते हैं, तो इंस्पेक्शन ख़ास स्टोर वाले करें या जो कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट उसके लिए हो। तो जो भी मतलब मटेरियल मैनेजमेंट का एक हिस्सा ये भी है कि जहाँ पे आपने उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, स्टोरेज कैसे करनी है, उसकी इंस्पेक्शन का भी आपको पता हो कि इसकी इंस्पेक्शन आपने या जिसने भी करनी है वो कैसे करनी है, ताकि ये इंश्योर हो कि जो मटेरियल आ रहे हैं आपके पास क्या वो वही क्वालिटी है जो आपको रिक्वायर्ड है। अदरवाइज़ उसका जितना भी बर्डन होगा उसको अनलोड करना, स्टोर करना, और फिर जब प्रोडक्शन में जाए तो उस वक्त उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इस सब से बचने के लिए उसकी इंस्पेक्शन भी उसी वक्त हो जाती है जब मटेरियल रिसीव हो रहे होते हैं। इशूइंग ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट फिनिश गुड, तो अब आपने स्टोर कर लिया, रख लिया मटेरियल, फिर जब इशू करना है तो फिर उसको हैंडल करना है। तो इशूइंग, तो ये जो जितनी चीज़ें मटेरियल के रिलेटेड हो रही हैं, यानी यहाँ पे हम एक मटेरियल को पहले पकड़ लें कि अगर आपका कोई बेवरेज का है तो वहाँ पे शुगर होगी, तो शुगर को हैंडल करना, स्टोर करना, उसकी इंस्पेक्शन, इशुएंस, ये सारा कुछ एक के मतलब होगा। तो इस सारे की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब एक और प्रोडक्ट को पकड़ लें कि ये फ्लेवर है, तो फ्लेवर को अनलोड करवाना, उसको हैंडल करना, मूव करना, उसकी स्टोरेज करना, इशुएंस करना, अब इसके मतलब सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाए। फिर एक और प्रोडक्ट को पकड़ लें कि ये प्रिजर्वेटिव है, तो अब इसके मतलब, तो ये मटेरियल मैनेजमेंट है कि आपको जो आपके मटेरियल हैं उनके मतलब इन्फॉर्मेशन हो और आपने उनको किस तरह से मैनेज करना है, हैंडल करना है, उसका आपको इल्म हो। और सिमिलरली ये सारी चीज़ें जो है फिनिश गुड के लिए भी आएंगी कि जो आपका फिनिश गुड का स्टॉक होगा तो वहाँ पर भी यही चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, वहाँ पे भी मटेरियल मैनेजमेंट हो रही होगी। तो वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर गाड़ियाँ बन रही हैं तो ये गाड़ी जब स्टोर में जाएगी, फिनिश गुड स्टोर में, तो इसको आपने किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से उसको फिर इशू करना है आगे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो ये सब चीज़ें, उसकी लोडिंग अनलोडिंग, उसका कोई कलर ख़राब ना हो, उसका कोई पार्ट डैमेज ना हो, या जो भी उसके फाजत के लिए रिलेटेड चीज़ें, वो सब मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। तो मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल के रिलेटेड के हर मटेरियल जो आपके पास आ रहा है उसकी हैंडलिंग, स्टोरेज, इशुएंस, लोडिंग अनलोडिंग, जो भी उसके रिलेटेड चीज़ें हैं उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं, ये मटेरियल मैनेजमेंट है। सॉरी, आगे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP। ये कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर को कहा जाता है कि स्टार्टिंग में ये शायद 1980 में MRP 1 था, फिर 90 में MRP 2 था, और 2000 ऑनवर्ड जो है वो फिर SAP में कन्वर्ट हो गया, जिसको ERP कहा जाता है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये आप बुक में देख लीजिएगा कि 3 किस्म के सिस्टम इवॉल्व हुए हैं। हाँ, 1970 में लिखा हुआ है कि MRP 1 था, कि वो सारी चीज़ें जो पहले मैनुअली हो रही थी कि जी आपने किस तरह से मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करनी है। MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कि हमें कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है, मतलब जो भी आपकी आइटम प्रोडक्शन हो रही है जिस चीज़ की,
जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक हो रहा है तो शुगर कितनी चाहिए, फ्लेवर कितने चाहिए, उसके लिए बॉटल कितनी चाहिए, कैप कितने चाहिए, उसके जो कॉटन है वो कितने चाहिए वगैरह वगैरह। अगर गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है तो इंजन कितने चाहिए, उसकी सीटें कितनी चाहिए, टायर कितने चाहिए। तो जब आप कोई प्लान करते हैं कि हमने 100 गाड़ियाँ प्रोड्यूस करनी है इस माह में, तो 100 गाड़ियों के लिए जो टोटल रिक्वायरमेंट होगी सॉरी तो 100 गाड़ियों की जो टोटल आपकी पार्ट्स की, इक्विपमेंट की जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो उनके लिए जो प्लानिंग है उसको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कहा जाता है, कि MRP, कि आप किस तरह से प्लान। 1970 से पहले ये सब मैनुअल होता था। तो 1970 में MRP जो कंप्यूटर कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, कि आप किस तरह से अपनी जो इनपुट दें कि जी हमें इतनी गाड़ियाँ चाहिए, ये उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इतनी गाड़ियों के लिए कितनी टोटल रिक्वायरमेंट होगी। तो कंप्यूटर आपको फिर एक पूरी लिस्ट दे देता था कि अगर आपने 100 गाड़ियाँ बनानी है तो उनमें ये टायर जो है इतने यूज़ होंगे, इंजन इतने यूज़ होंगे, फलां पार्ट इतना यूज़ होगा। तो टोटल जो टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंत होगी 100 गाड़ियों के लिए वो निकल के आपके सामने आ जाएगी। तो इसको MRP कहते हैं। तो इसका जैसे जैसे फिर IT ने तरक्की करते रहे, कंप्यूटर सिस्टम जो है तरक्की करता रहा, तो MRP 1 जो 70 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसके बाद ये 1980 में MRP 2 हुआ और 1990 में ये ERP हो गया। मैंने पीछे साल शायद गलत कहा है। तो ये 70 में MRP 1 इंट्रोड्यूस हुआ और 80 में MRP 2 हुआ और 90 में ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये जो MRP 1, MRP 2, ERP ये फिर एडवांस कंप्यूटर के वो सॉफ्टवेयर की एडवांस शक्लें थी, जहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट और ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा लोगों से शेयरिंग होती गई। जैसे अगर किसी भी एयरलाइन को देखें तो उसके पूरे दुनिया में जितने ऑफिस होंगे और जितने उसके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे एयरलाइन के जो टिकटें इशू कर रहे होंगे, तो वो पूरी दुनिया से सारा डाटा एक जगह पे सेंट्रल डाटा में भी अवेलेबल होता है और हर बंदे के पास भी अवेलेबल होता है। तो कभी ऐसे नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलिया के किसी सिडनी से एक टिकट इशू हुई हो और कराची पाकिस्तान में उसको पता ना हो कि जी ये टिकट इशू हो चुकी है, या वो डबलिंग कर दे सॉरी। तो ये ERP का फंक्शन है कि ERP एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि बहुत सारे डाटा को बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे हैंडल कर रहा होता है। तो ये फिर 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ, जहाँ से फिर ज़्यादा जो बड़े वेयर हाउस जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जिस जगह बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही हों, उनके बहुत सारे रॉ मटेरियल हों और डिफरेंट जगहों पे यूनिट हो, तो उन सब को मैनेज करने के लिए फिर ERP इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और ERP सिर्फ वेयर हाउस के लिए नहीं, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो सप्लाई चेन को भी कवर करता है, फाइनेंशियल जो आपकी एंट्रीज होती हैं उसको भी करता है, प्रोक्योरमेंट को भी कर रहा होता है, और जिससे भी आप लिंक करना चाहें जिस डिपार्टमेंट से, यानी ये पूरे एंटरप्राइज का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को गैदर करता है, कलेक्ट करता है और जिसको ज़रूरत हो उससे शेयर करता है और डिफरेंट जगहों पे काम कराता है। तो इसको ERP कहते हैं। और नेक्स्ट है डिफरेंशिएट द स्टेक होल्डर डेट ए प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन फंक्शन में हैव। ये स्टेक होल्डर के मतलब है, इस पे मैं एक और वीडियो बना दूंगा और ये शायद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, स्टेक होल्डर। तो इसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टेक होल्डर को अभी मैं थोड़ी देर में, मेरा गला खुश्क हो रहा है तो मैं फिर बोल देता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।